नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्पॉटलाइट विद मणि में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मणिमुख शर्मा, आपका चहेता मणि। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, उसके चलते एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ चुका है 1 अगस्त को। उसके बाद काफी विवाद छिड़ गया है। ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा है जब इतने ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं। क्या ये एक एक्सरसाइज इन एक्सक्लूजन था? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। इसी बीच स्क्रॉल के आयुष तिवारी और आर्यन महता ने एक मजमून लिखा है डेटा देखते हुए। क्या उसके फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से स्क्रॉल के पत्रकार आयुष तिवारी साहब। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। और दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए, बेल आइकॉन को दबाइए और जो भी हमारे अपडेट्स होंगे तुरंत ही आपको फिर मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आयुष तिवारी से ये गुफ्तगू। उनको खुशामदीद कहते हैं। ने बताया है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बिहार इलेक्टोरल रोल का, जो काफी चर्चे में है और काफी एक विवादास्पद विषय बन गया है, इसमें 65 लाख में से उन्होंने पाया है कि बहुत सी औरतें हैं। इनफैक्ट उन्हीं की शायद कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में औरतें सबसे ज्यादा छूट गई हैं। और दूसरा ये कि 10 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर सबसे ज्यादा वोटर डिलीशंस हुए हैं, उनमें 5 में मुसलमानों की अक्सरियत है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या जो बातें ऑपोजिशन की जानिब से कही जा रही है कि ये बेसिकली इट इज एन एक्सरसाइज इन एक्सक्लूजन नॉट इन इंक्लूजन, जबकि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को बोला हुआ है कि आप जितना हो सके इंक्लूड कीजिए, एक्सक्लूड मत करिए। कम से कम एक्सक्लूड करने के इरादे से तो ये वोटर एक्सरसाइज अब ना कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा अजीब किस्म का बयान दिया है, जबकि ऑपोजिशन की तरफ से जब पूछा गया कि आप ये क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि आपने महाराष्ट्र में इतना शोर मचाया इसीलिए हम ये कर रहे हैं ताकि आप मुतमईन हो जाए। ये किस किस्म का जवाब है ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सवाल जब महाराष्ट्र पे पूछा जाता है तब बोला जाता है कि भाई बिहार में हमने इसीलिए कर दिया है। तो क्लियर जवाब कोई आ नहीं रहा है। लेकिन मैं सुन रहा था कुछ सेफोलॉजिस्ट जैसे कि योगेंद्र यादव साहब, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में ये शायद पहली मर्तबा हो रहा है कि इतने ज़्यादा लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं वोटर लिस्ट से। और इसमें इलेक्शन कमीशन को शाबाशी नहीं, दरअसल वो सवालों के घेरे में और भी आना चाहिए। आयुष तिवारी साहब का और उनकी टीम का क्या एक्सपीरियंस रहा इस रिपोर्ट को करने में, आइए जानते हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। वेलकम टू द शो। हाय मोहम्मद, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आयुष, ये जो मेन जो रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब मोटा मोटा हमारे दर्शकों के लिए जरा बताइए कि क्यों आपको लगता है कि ये आपत्तिजनक है थोड़ा सा। क्योंकि जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी तभी काफी लोगों ने, भले वो पॉलिटिकल हो, पॉलिटिक्स में हो या सिविल सोसाइटी में हो, ये वार्निंग दी थी कि बिहार जैसे राज्य में जो लोग इकोनॉमिक लैडर पे ऊपर नहीं है या जाति समाज से वो पिछड़े हुए हैं, उन्हें काफी दिक्कत हो सकती है। उन्हें शायद उनके पास दस्तावेज ना हो निर्वाचन आयोग को देने के लिए, और बिल्कुल वही हुआ। हमारे डेटा में हमने यही पाया कि ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो औरतें, हम्म। जिनके पास असम में जब ये एनआरसी हुआ था तब भी लोगों का, औरतों का ज्यादा हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस ये था कि उनके पास लैंड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि वो शादी करके कहीं और जाती थी। हम्म। इसलिए उनके पास वो मटेरियल प्रूफ नहीं था अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। और हम्म। हमने वही पाया कि जब ये ड्राफ्ट रोल आया तो हमने देखा कि कम से कम 55% जो लोग एक्सक्लूड हुए हैं उनमें औरतें हैं, हम्म। और 45% मर्द हैं। और दूसरा जो आपने हमें बताया कि मुस्लिम्स जो, अगर आप टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स देखें जहाँ सबसे ज्यादा एक्सक्लूजन हुआ है, और हम्म। उसको लिस्ट में एक पैरेलली उसकी लिस्ट रखें कि टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट विद मुस्लिम पॉपुलेशन इन बिहार, तो उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअली आएंगे।
जो हम्म। हमें बहुत पहले सचा कमेटी रिपोर्ट ने ये बनाया था कि मुस्लिम्स आर मोर इकोनॉमिकली वीकर देन हम्म। अदर कंट्रीज इन इंडिया। तो हम्म। ट्रेंड्स वही हैं जिसकी हमें जिसकी वार्निंग्स। हम्म। एक जो सवाल आमतौर पे हम लोग पूछते हैं, और या फिर आजकल एक एनालिटिकल टूल बन गया है, हम जब डेटा देखते हैं तो फिर वो भी एक पैरामीटर होता है इसको जज करने का। जो दलित बहुजन समाज है या जो पिछड़ा वर्ग है, उनका एक्सक्लूजन किस तरह से हुआ है, या उन पर इतना असर नहीं पड़ा है? हाँ, हमने जो अभी तक हमारे पास डेटा है उसको हमने प्लॉट किया, हम्म। हर डिस्ट्रिक्ट में एक्सक्लूजन रेट वर्सेस उसी डिस्ट्रिक्ट में दलित समाज की पॉपुलेशन। तो हमने हम्म। देखा कि जैसे जैसे समाज की पॉपुलेशन बढ़ रही है डिस्ट्रिक्ट में, वैसे वैसे एक्सक्लूजन कम हो रहा है। हम्म। क्यों? मुझे लगता है भले ये एक तरह से लगे कि चलिए दलित समाज के लिए मे बी बुरी खबर नहीं है, लेकिन अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ जिन लोगों ने एक फॉर्म भर के दिया है हम्म। उनको ड्राफ्ट लिस्ट, वोटर लिस्ट में दिया डाला गया है। अभी हम्म। इन लोगों को अपने सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी। 11 तरह के दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना पड़ेगा। फिर जो हम्म। सितंबर 30 को फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें अगर यही पैटर्न रहा तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये अच्छी बात है, निर्वाचन आयोग ने ये प्रोसेस अच्छे से किया। बट टू कॉम्प्लीमेंट देम नाउ वुड बी टू अर्ली। हम्म। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जैसे जो फिगर्स हम देख पा रहे हैं कि 65,60,000 लोगों के नाम हटाए गए हैं इलेक्टोरल रोल से। 22.3 लाख लोगों को बताया गया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उनका नाम कटना लाजमी है। फिर 36,30,000 लोगों को बताया गया है कि वो अब परमानेंटली रहते नहीं है बिहार में, बाहर चले गए हैं, इसीलिए उनका नाम हटाया गया है, मूव्ड और एब्सेंट बोला गया है। 60 लाख डुप्लीकेट एनरोलमेंट्स भी बताए गए हैं, यानी कि वो बिहार के रोल में भी उनका नाम था, और जहां पर अब उनकी रिहाइश है बिहार से बाहर, वहां पर भी नाम है। कि 22.3 लाख पीपल हैव बीन मार्क्ड एज डेड, ये थोड़ा सा आपको सस्पिशियस नहीं लग रहा, या अनयूजुअली हाई नहीं है ये नंबर? क्योंकि इससे पहले जब रिवीजन हुआ था तो कुछ शायद 4 लाख के आसपास नाम थे, या उससे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन एकदम से 22,30,000 लोगों का नाम कटना कितना आपको नॉर्मल लगता है, या फिर इसके आपको क्या कोई प्रेसिडेंट्स मिलते हैं, एग्जांपल्स मिलते हैं माजी में? ये डेटा हमेशा आई थिंक एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, हम्म। लेकिन उसके लिए थोड़ी डेटा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम्म। 4-5 साल पहले कोविड आया था इस देश में, सेकेंड वेव था। उसमें काफी लोगों की डिस्प्रोपोर्शनेटली डेथ हुई थी, स्पेशली हम्म। हिंदी बेल्ट। हम्म। अ, लेकिन आई थिंक ज्यादा लाजमी ये होता कि अगर इलेक्शन कमीशन इन्हीं लोगों की नाम रिलीज कर दे हम्म। 16 जुलाई तक। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था उनका पूरा एक उनकी सूची निकाली गई थी उनके नाम और उनके रिश्तेदारों के नाम के साथ। हम्म। लेकिन इस बार जो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, किसी का नाम नहीं है, वो किस बूथ पे रजिस्टर्ड है वो नहीं है। तो जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज या बीएलओ जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स है वो कैसे पता लगाएंगे कि हम्म। ये लोग कौन है, या जर्नलिस्ट कैसे पता लगाएंगे कि ये लोग सच में जिंदा है, मर गए? हम्म। क्योंकि जब ये प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो कोर्ट ने भी एक समय बोला था कि आप हमारे सामने 10 लोग अगर लाके खड़े कर देंगे जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मर गए हैं लेकिन वो जिंदा है, तो फिर हम्म। हम सोचेंगे इसके बारे में। तो अगर इन लोगों के नाम, उनकी लिस्ट हमारे पास रहेगी तो ये कहना बहुत आसान हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन सही है या नहीं। लेकिन वो हम्म। अभी तक हमारे पास है नहीं। हम्म। जैसे गोपालगंज का आपने जिक्र किया है कि इसमें जो है एक्सक्लूजन रेट 15.1% है, जो कि काफ़ी हाई है, और ओवरऑल उनका जो इलेक्टोरल रोल है वो 18.25% घटा है। ये तो चलिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ ऐसा ही और भी आपको वरिंग एग्जाम्पल मिला कि जहाँ पर इस तरह से एक्सक्लूजन हुआ है? मैं योगेंद्र यादव का इंटरव्यू सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि ये शायद पहली मर्तबा हुआ है कि एटलीस्ट 12% घट गया है, मतलब जितना एडल्ट पॉपुलेशन है और उसका जो एक होना चाहिए रेशियो कि कितने लोग वोटर रोल में हैं, इस बार जो है आई थिंक 88% हो जाएगा बिहार में, या हो गया है बिकॉज ऑफ दिस। और ये बड़ा कंसर्निंग है वो बता रहे थे, और हो सकता है और भी गिरे आगे।
तो 15.1% एक्सक्लूजन रेट इज अ प्रीटी हाई रेट, जो कि आपने भी अपने रिपोर्ट में जिक्र किया है। व्हाट अदर थिंग्स डिड यू नोटिस व्हिच आर वेरी कंसर्निंग, एंड व्हिच आर द अदर एरियाज जो आपको लग रहा है कि वहां पे भी इतने बड़े पैमाने पे एक्सक्लूजन हुआ है? तो गोपालगंज जो जिला है वो पश्चिमी बिहार में है। हम्म। वैसे ही अगर आप उत्तरी बिहार में देखेंगे तो एक जिला है सीतामढ़ी। हम्म। वहाँ भी 10 से 15% एक्सक्लूजन रेट है। फिर अगर आप पूर्वी बिहार में जाएंगे तो दो जिले हैं, किशनगंज और पूर्णिया। हम्म। वहाँ पे भी 10 से 15% एक्सक्लूजन है। तो ऐसे आई थिंक हमारे पास कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें 10 से 15% जहाँ पे एक्सक्लूजन हो रहा है। हम्म। और सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? नहीं, मैंने कहा कि ये मतलब इसकी नज़ीर आपको मिलती है कि मतलब इतने बड़े पैमाने पर एक्सक्लूजन्स कि 15% ही आपका घट जाए, ये काफ़ी हाई रेट है। और इस तरह का और भी कुछ ऐसा डेटा पॉइंट है, मे बी नॉट 15%, मे बी 10%, 11%, 12%, और भी हैं बिहार में डिस्ट्रिक्ट जहां पर आपने ये नोटिस किया है? तो हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बताया आपको, लेकिन पूरे बिहार में अगर आप एक्सक्लूजन रेट देखेंगे तो अभी सिर्फ 7 या 8% है। हम्म। मुझे लगता है ये बढ़ेगा, क्योंकि जब पहली बार ऑपोजिशंस के लीडर इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए थे एसआईआर के बारे में, आई थिंक ये 2 जुलाई को मीटिंग हुई थी। हम्म। तो वो बाहर जब आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें कहा था कि अभी तो ये वोटर लिस्ट 20%, दैट इज हम्म। स्टेट वाइड, घटेगी। तो आई हम्म। थिंक ये जो सिटीजनशिप प्रूव करने का फेज होगा हम्म। अगस्त में और सितंबर में, उसमें और भी लोग छटेंगे वोटर लिस्ट से। हम्म। मतलब अभी भी मतलब मुतमईन नहीं हो सकते लोग, मतलब सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि अभी सितंबर तक उनको अपना, जिन लोगों का नाम आया है ड्राफ्ट रोल में, वो सिद्ध करना होगा कि हम भाई हम इंडियन सिटीजन्स हैं। जबकि कोर्ट में भी ये बहुत बात कही गई है कि दिस इज नॉट, या फिर ऑपोजिशन की तरफ से भी ये बात कही रहे हैं कि ये सिटीजनशिप टेस्ट तो नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का जो रेमिट है वो है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, नॉट टू टेस्ट एनीबॉडीज सिटीजनशिप। तो ये हम देख रहे हैं कि इस सरकार में ऐसे जो, जैसे क्लियर कट आपके रोल्स डिफाइंड होते हैं उन इदारों के, अब वो उसमें फ्लूइडिटी आ गई है। नहीं मतलब एक जैसे मोदी सरकार में भी हम देख रहे हैं कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री के रिलेटेड कोई स्टोरी आता है या फिर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो फिर वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर आके बोल देते हैं, या कोई दूसरे मंत्रालय के मंत्री आकर के बोल देते हैं जो कि उनके दायरे में नहीं आता है। तो उसी तरह से अब इलेक्शन कमीशन भी, क्या आपको लग रहा है कि मतलब ये सारे जो उसके जो बाउंड्रीज होते थे पहले, अब वो हम्म। अब फ्लूइड हो गए हैं, अब वो कोई मैटर नहीं करता है, अब हर कोई कुछ भी कर सकता है? जी, अब ऑन पेपर मतलब दशकों से हम यही मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। हम्म। लेकिन अब इसके बारे में डाउट्स हैं, और ये होना एक अमेंडमेंट के बाद, जब हम्म। 2023 के अंत में या 24 के शुरू में इलेक्शन हम्म। कमीशन को एक्ट को अमेंड किया गया था, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज करने के लिए पहले प्रोसेस में एक थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन होता था, लीडर ऑफ हम्म। अपोजिशन होते थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, और एक तीसरा व्यक्ति भी होता था। वो हम्म। तीसरा व्यक्ति उस कानून को अमेंड करके लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। और जी। मोदी जी की सरकार में हमें एक चीज मालूम है कि उनकी सरकार के कैबिनेट में दूसरे मंत्रियों के पास ज्यादा पावर नहीं है। लॉ मिनिस्टर इज बेसिकली मींस द प्राइम मिनिस्टर। सो हम्म। ही हैज टू वोट्स ऑन हु विल बी द इलेक्शन वॉचडॉग, द एम्पायर ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। और हम्म। उसके बाद ही ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं अभी, वह तीनों हम्म। उस कानून के पास होने के बाद आए। तो हम्म। बिल्कुल वो जो पहले एक सेम्बलेंस थी, एक अपीयरेंस थी, एक रेपुटेशन थी इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट होनी, हम्म। वो अब फिसलती नजर आ रही है। हम्म। आयुष, यहाँ पे इस इन डेटा पर से मुझे मालूम है आपको मीटिंग के लिए भी जाना है, लेकिन ये जो डेटा आपने देखा है और ये जिस तरह से एक्सक्लूजन हुआ है, चलिए, एक तो हम समझ सकते हैं कि एक बुनियादी बात है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको वोट तो करना ही चाहिए। वोट भी एक परिभाषा होती है सिटीजनशिप समझने का, कि आपके पास वो पावर होता है टू इलेक्ट योर गवर्नमेंट। अगर वो आपसे छीन लिया जाए या फिर आप वो नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, दैट ऑल्सो मीन्स कर्टेलमेंट ऑफ योर सिटीजनशिप राइट्स। वो तो हम बात समझते हैं।
लेकिन इसके इलेक्टोरल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, खास करके ऑपोजिशन के लिए? क्या उनको लग रहा है कि अगर इतने लोग हट जाएंगे तो फिर ये लोग उन्हीं को वोट करते या फिर उनको फायदा पहुंचाते? अब अगर 65 लाख से ज्यादा लोग, और हो सकता है और भी ज्यादा लोग हट जाएं, तो फिर गवर्निंग पार्टी को या जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको किस तरह से फायदा पहुंच सकता है, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि जो गवर्निंग कोalition है एक तो हम्म। बिहार में उसको इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि एक जो जेडीयू है जो नेशनल लेवल पे भी भारतीय जनता पार्टी की एलाय है, उनका वोटर बेस बहुत तगड़ा सिर्फ अति पिछड़े वर्गों में है। हम्म। तो अगर ये वर्ग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए अगले 2 महीने में, क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है सिटीजनशिप प्रूफ करने के, हम्म। तो वो उनके एलाय को फर्क पड़ेगा, उससे उनकी सरकार को फर्क पड़ेगा। लेकिन हम्म। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अनोखी पार्टी है बिहार में जहां पे उसका वोटर बेस काफी बड़ा है अपर कास्ट वोटर्स में। वो हम्म। वोटर्स जो सोशली इकोनॉमिकली इतने एडवांटेज्ड हैं कि उनके पास कम से कम पासपोर्ट भी होगा लोगों के हम्म। पास। जो अर्बन एरिया में पार्टी स्ट्रांग है, जहां पे भी ज्यादातर लोगों के पास स्पेशली एडवांटेज सेक्शंस के पास दस्तावेज होगा अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। हम्म। तो जस्ट बाय मैपिंग पीपल हु हम्म। आर socially advantaged to हम्म। get through this exercise, the BJP stands to gain। हम्म। क्योंकि जो बाकी की पार्टी है उनका ज्यादातर बेस, इवन एक पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो सिर्फ साउथ बिहार में दलित समाज में बहुत उन्होंने काम किया है, जीतन राम मांझी उनके चीफ हैं। हम्म। ये भी भाजपा की एलाय है। तो हम्म। भाजपा के एलाइज को ही काफी लॉस है, क्योंकि ये पिछड़े वर्गों में इनके ज्यादातर वोटर्स हैं, इन्होंने काम किया है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका एक्सक्लूसिवली तो नहीं लेकिन ज्यादातर हम्म। पुल अपर कास्ट वोटर्स में है और फॉरवर्ड कास्ट वोटर्स में। हम्म। Ayush, what would be the next thing that you'll be working on? What other areas would you like to investigate about this special and intensive revision, ये जो लिस्ट आया है? हमें इस चीज में दिलचस्पी है कि जो लोग अभी तक 65 लाख, एक हमें नंबर मिला है लेकिन हमें उस हम्म। नंबर पे कोई नाम नहीं है, उस नंबर पे कोई चेहरा नहीं है। हम्म। हमें तो के बारे में मालूम है या ज्यादातर माइनॉरिटीज के बारे में मालूम है, लेकिन आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स। ये जो लोग एक्सक्लूड हुए हैं इनके हम्म। नाम की, इनका अगर हम रिलीजियस डेमोग्राफी में क्लासिफिकेशन करें तो कौन सा समाज ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है इन लोगों में, हम्म। अ, हम वो पता करना चाहेंगे। हम्म। आयुष तिवारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू मनी। दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे कमेंट्स में आप दिल खोल कर शरीक होइए, और अम, हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। इससे जो है हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और हम आपके जो है आभारी रहेंगे। देखते रहिएगा स्पॉटलाइट विद मनी।